वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पे इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेन आपका टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, और ऑनलाइन मेथड्स में ही हम देखेंगे स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की सीरीज़ में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या कहना चाहिए। एक अच्छा सा एक कोट यहाँ पे दिया हुआ है इग्नासियो इस्ट्रेडा द्वारा। सो इफ़ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। मतलब अगर कोई बच्चा आपके उस टीचिंग मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड को ही बदल लीजिए उसको सिखाने के लिए। So once the instructions objectives are specified, the next step is to select an appropriate instructions method to achieve them. तो जैसे ही आप एक बार आपका जो ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है, उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड आप यूज़ करें बच्चों को सिखाने के लिए। सो द टीचर हैज़ अ नंबर ऑफ मेथड्स एज हिज डिस्पोजल टू सिलेक्ट दैट फ्रॉम। तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, और जो मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे वो जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को ही लेंगे। सो फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा आता है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे। और ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड का मतलब ये है कि टीचर कौन कौन से मेथड ऐसे यूज़ कर सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये बेसिकली टीचर को सेंटर में रख के सोचा जाएगा। तो पहला एक तो हो जाएगा आपका लेक्चर मेथड। ठीक है, सो लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड एंड इज़ प्रेफर्ड बाय मैनी टीचर्स। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक कन्वेंशनल मेथड है, डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड है, जिसमें आप बहुत सारे जो टीचर्स हैं इसी मेथड का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड आप टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में टीचर अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारे चीज़ों को, मतलब जो भी फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, हर चीज़ को वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। हियर द टीचर इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। जैसा कि आपको पता है, जब लेक्चर चल रहा होता है क्लास में तो वहाँ पे टीचर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है। द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू बी अ पैसिव लिसनर। तो एक तरह से जो बच्चे होते हैं वो पैसिव लिसनर की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, चुपचाप बैठ के सुनते हैं। तो एक अच्छे लिसनर की तरह, एक पैसिव लिसनर की तरह बच्चे रहते हैं, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट टीचर प्ले करता है। यूजुअली द स्टूडेंट्स डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर ड्यूरिंग लेक्चर बाय द टीचर। इसमें क्या होता है कि कभी भी जब लेक्चर चल रहा होता है तो बच्चे बीच में किसी तरह का क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दैट वे इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। इसलिए इसको ये कह सकते हैं हम कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब सिर्फ अगर टीचर बात कर रहे हैं तो बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से कहना चाहिए वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और द टीचर टॉक्स मोर और लेस कंटिन्यूसली टू दी क्लास। तो यहाँ पे टीचर ज़्यादा या कम जैसा भी उनको कंटिन्यूसली मतलब समझाना होता है वो कंटिन्यूसली बोलते हैं। द क्लास लिसन्स, राइट्स एंड नोट्स फैक्ट्स एंड द आइडिया टू फॉर रिमेम्बरिंग एंड टू थिंक देम ओवर लेटर। तो इसमें सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, जो क्लासेस होती हैं वो सिर्फ सुनती हैं, लिखते हैं, जो भी नोटेबल फैक्ट्स होते हैं उनको नोट करते हैं और आइडियाज़ को रिमेंबर करते हैं, और बस इतना ही उनका काम रहता है। सो इट कैन बी मेड अ two-way communication if the teacher allows students to ask a few questions to clarify a point, but no discussion is usually held. तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर
इसी को हम टू वे कम्युनिकेशन बना सकते हैं अगर जो टीचर है वो अलाउ करता है बच्चों को कि आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप अगर पूछते हैं, पूछने की अनुमति देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये भी एक अब इसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं अगर, तो इसका बेसिक फीचर पहला ये आ जाता है कि इट इज़ फॉर्मल एंड नरेटिव इन नेचर। आपको भी पता है एकदम फॉर्मली और नरेशन के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है लेक्चर मेथड में, तो वो आपका हो गया। दूसरा, इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ और फैक्ट्स। तो इसमें पूरे जो भी चीज़ें हैं, इवेंट्स, फैक्ट्स, उसकी सीरीज़ आपको बता दी जाएगी। इट एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। एडवांटेज क्या है इससे? सो इट इज़ इकोनॉमिकल एंड अ सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अदर मेथड्स। तो जैसा कि आपको पता है, एक तरह से कहना चाहिए इकोनॉमिकल मेथड है ये, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक टीचर पूरे, मतलब अगर ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स भी हैं तो भी उनको पढ़ाया जा सकता है इस मेथड के थ्रू, और आसानी से टीच किया जा सकता है, क्योंकि बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। वो वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक बार में लेक्चर देते हुए सारे बच्चों को समझा सकते हैं। तो एक तरह से कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है। एंड इट सेव्स मच टाइम एंड द सिलेबस कैन बी वेरी ईजिली कवर्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम। और कहीं ना कहीं ये सिलेबस को कंप्लीट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आप उसको बहुत कम टाइम पे अपना समय बचा के और बहुत सारे लोगों को इससे सिखा सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ द टीचर। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, टीचर के लिए जो टास्क होता है ना, बच्चों को समझाने का जो टास्क होता है, या हम कह सकते हैं जो एक तरह से टास्क माना जाता है कि सारे बच्चों को आप कैसे समझाएं, तो कहीं ना कहीं ये टीचर को एक सिंप्लीफाई तरीका लगता है कि हम ऐसे इस वे पे समझा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इट इज़ यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ड्राइंग अटेंशन टू इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको उसको समझा सकते हो, और जो भी अटेंशन आपको किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अटेंशन देना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस आर यूजुअली अवॉइडेड, क्योंकि ये लेक्चर मेथड है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई भी इंटरप्शन आप बीच में नहीं करते हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो अवॉइड होते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है? लेक्चर मेथड का लिमिटेशन ये है कि इट प्रोवाइड्स very little opportunity for students activity and the teacher takes special care to make the class interesting। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि अगर हमें कुछ चीज़ें पूछनी है, या मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिव रहने का, क्योंकि पूरे टाइम वो सुनते ही रहते हैं, चीज़ों को नोट करते रहते हैं, बट वो कुछ अगर उनके अंदर क्वेरी चल रही होती है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवली नहीं परफॉर्म करते बच्चे। और दूसरा, और ये भी है कि टीचर को एक फिर उसके लिए स्पेशल केयर करना पड़ता है, और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसको बहुत अच्छा करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। सेकंड पॉइंट कहता है इट यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। एंड it offers limited opportunities for checking learning process, whether the students are attending and understanding all the that the teacher is explaining। तो इसमें कहीं आपको पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे उस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आ रहा है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता उतना। एंड द इंटरेस्ट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ। तो इसमें इंटरेस्ट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ। इसमें क्योंकि वो लेक्चर मेथड है, हमने जो भी हमें फैक्चुअल लगा हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये समझ में नहीं आ पाता कि बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं, या उनकी एबिलिटी कहाँ तक पहुँची, या जो बच्चों का इंटेलिजेंस है वो लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें का पता नहीं चल पाता। इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। ये इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग है नहीं, क्योंकि लेक्चर मेथड है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे आपके एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में। अब सजेशंस टू मेक लेक्चर मेथड मोर इफेक्टिव। अब कौन कौन से सजेशन हम देख सकते हैं कि लेक्चर मेथड को हम अच्छा बना सकें?
सो फर्स्ट है द टीचर शुड अवॉइड द टेंडेंसी टू रीड फ्रॉम द लेक्चर नोट्स वर्ड बाय वर्ड। एक तो ये कि जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आप वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को मत पढ़ो। टीचर को ऐसा करना चाहिए कि आप वर्ड बाय वर्ड नोट्स से ऐसे लेक्चर में मत पढ़ो। दूसरा ये कि द टीचर शुड मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट सो एज टू सीक देयर कंटिन्यूअस अटेंशन। तो आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए बच्चों के साथ। एंड तीसरा है गुड लेसन प्लानिंग विद इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिगर्स, इंपॉर्टेंट डाटा एंड कंडक्टिंग रिमार्क्स। द स्टूडेंट्स शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक नोट्स। तो इसमें मतलब एक अच्छा प्लान लेके चलना चाहिए। जो भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि क्या हो बच्चा थोड़ा सा एक उनको एक अच्छा नोट्स मेकिंग मतलब नोट बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाए। फोर्थ पॉइंट कहता है यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेजेस so that students are able to understand the main points should be repeated in alternative languages. So इसमें सिंपल वे में जितना आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। बट ये बात है कि जो इम्पोर्टेंट कोई टर्म आ गया उसको आप अल्टरनेटिव लैंग्वेजेस में बार बार उसको समझा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट कहता है मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। इसमें कुछ ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाए बच्चों के साथ और आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। सिक्स पॉइंट कहता है मेन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स। मेक अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स। जो अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं आप वही चीज़ें उनको बताओ ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देयर इज़ नीड टू एंश्योर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड थ्योरीज। 7 पॉइंट कहता है प्रोवाइड शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द लेक्चर पीरियड फॉर आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग स्टिमुलेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस और लीव टाइम एट द एंड फॉर क्लैरिफिकेशन द क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि कहीं बीच में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी है तो लास्ट में आपको उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो क्वेश्चंस को पूछ सकें। फिर आता है आपका टीम टीचिंग मेथड। अभी सिर्फ पहला मेथड था जो टीचर यूज़ करता है, दूसरा आता है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच 2 or more teachers are involved in planning, executing and evaluating the learning experience for a group of students। तो इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं लर्निंग को और बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? पहला तो ये कि शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। तो अगर 2 या 3 टीचर्स रहेंगे तो आपको पता है एक बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी क्योंकि वहाँ पे उनके जो थॉट्स होंगे जो बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो एक कहना चाहिए मल्टीपल टीचिंग टेक्निक की तरह आप देख सकते हैं और एक जो भी आपकी क्वालिटी टीचिंग क्वालिटी रहेगी वो एक तरह से इम्प्रूव रहेगी। लिमिटेशंस भी हैं जैसे फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल competencies is a difficult task। इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल competencies को पाना ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। ये ज़्यादा मतलब यूज़फुल नहीं हो पाता सारे सब्जेक्ट को पढ़ा पाना ऐसे। एंड रिक्वायर मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। So television or video presentation is an improved presentation of radio or audio presentation, and it can virtually bring the whole world inside the classroom. Screening of video presentation is followed by the discussion or task। तो इसमें आपको पता है जो पहले यूज़ किया जाता था रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन हुआ करते थे, सुना के चीज़ों को समझाया जा सकता था। अभी उसी का थोड़ा सा
जो नेक्स्ट पार्ट है आपका टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके टॉपिक्स को समझाया जाता है। तो विजुअल एड्स आपके जितने भी आप उसमें यूज़ कर सको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जो भी बाहर के वर्ल्ड एकदम ऐसा लगता है बस क्लास में आ गया सारी चीज़ें और आप उसको वो देख के ही आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये कहना चाहिए ये एक वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज है? पहला तो ये कि मैनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू दी क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। इसमें बहुत मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये मेथड को इस मेथड के थ्रू अच्छे से समझाया जा सकता है सारी चीज़ें। स्पेशली यूज़फुल फॉर अडल्ट लर्नर्स, जो बड़े बच्चे होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनको समझाने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा होता है। इलस्ट्रेटेड लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज सच एज स्लाइड्स, मॉडल्स, स्पेसिमेंस एक्सेट्रा। तो इसमें आपके स्लाइड के थ्रू बताया जा सकता है, मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं, स्पेसिमेंस यूज़ किए जा सकते हैं। ईजिली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज़, बहुत अच्छे तरह से मतलब एक्सेस कर सकते हैं इसको रिमोट एरियाज़ में लर्नर। स्पेशली यूज़फुल फॉर सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अगर मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं या फिर कहता है एक उसको एक वीडियो के थ्रू अगर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएं एरियाज़ वाइज, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है ये मेथड। एंड लिमिटेशन क्या है? लेस प्रोबेबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन। ये भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है क्योंकि सिर्फ आप उसको देख रहे होते हो, आपको जो भी समझ में आ रहा है ठीक है, वो पैसिवली होता है सारी चीज़ें, आप उसमें इंटरप्ट करके या कुछ बीच में ऐसे कुछ कर नहीं सकते, एक्टिव नहीं होते बच्चे। तो एक तरह से ये टू वे कम्युनिकेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। देयर कैन बी डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग टू कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल्स टू टेलीकास्ट पीरियड। इसमें बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट करना, और कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल कह सकते हैं इसको, या टेलीकास्ट पीरियड जो होता है। तो एक तरह से इसके भी लिमिटेशन है। ठीक है, तो अभी हमने टीचर सेंट्रिक मेथड में पढ़ा है 3 चीज़ें। लेक्चर मेथड पढ़ा है, और दूसरा टीवी और ऑडियो टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, और एक पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है आपका क्या था, एक सेकेंड, टीम टीचिंग मेथड पढ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या क्या है? The learner-centered teaching method try to accommodate the differences displayed between the learner. The main teaching method include assignment. तो बच्चे क्या कैसे कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं ना, इसके क्या मेथड्स हैं बच्चों को सीखने के? तो एक तो असाइनमेंट है, केस स्टडी अप्रोच है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो इसको हम अब देखेंगे। असाइनमेंट क्या है? Assignments are given to students for a number of purposes, such as the acquiring additional information, surveying, application of knowledge and solving numerical problems. तो असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे आप दे सकते हैं। कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन करने के लिए या सर्वे करने के लिए, कुछ एप्लीकेशन नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या सॉल्विंग जो भी न्यूमेरिकल आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। सो ऑल्दो द मेन रोल ऑफ दिस ऑफ द लर्नर एंड टीचर टू हैज़ अ क्रूशियल रोल। The teacher has to plan the assignment and guide the students regarding references for collecting relevant information. तो इसमें आपको सिर्फ जो टीचर होता है वो आपको सिर्फ एक टॉपिक दे देंगे, एक टॉपिक दे देंगे एंड उस टॉपिक पे सिर्फ आपको चीज़ें थोड़ा सा प्लान करके बता दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें करनी है, बट जो भी रिलेवेंट डाटा आपको उसमें ऐड करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालनी है वो स्टूडेंट को खुद ही करना पड़ता है। सो असाइनमेंट कैन बी prepared on any type of topic, but the nature of assignment should be such that the students may not merely copy from the बुक्स। तो इसमें कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है और किसी भी टॉपिक में आपको असाइनमेंट बनाना पड़ सकता है। और ये नेचर ऑफ असाइनमेंट अगर आप कहें
तो बस बच्चे ये ध्यान रखने चाहिए कि अगर किसी और से जाके कॉपी कर लेते हैं, कई बार होता है, और या फिर किसी बुक से अगर उनको वही डाटा मिलता है पूरी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, सो द असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड एंड शुड प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देना पड़ता है कि आप उस चीज़ को पूरा एकदम A to Z कॉपी मत करो, कुछ चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें आप खुद से करके उसमें ऐड करो। तो अब इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे इट हेल्प्स स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करो, आपको टॉपिक दे दिया गया, बस उस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, तो इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट इसमें वर्क कर सकता है। इट हेल्प्स शार्पनिंग द स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। इट हेल्प्स इन दी इनकलक्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट। और उसमें क्रिएटिवनेस भी आ जाती है कहीं ना कहीं कि हम कुछ इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन तो आपकी यही हो गया कि स्टूडेंट्स में कॉपी ईच अदर मटेरियल अनलेस दी असाइनमेंट्स आर सक्सेसफुली प्लान्ड। अब आ जाता है दूसरा, लर्नर मेथड में ही आपका केस स्टडी आ गया। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड ओनली टू द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, the case study calls for a major change in their approach to learning. As a case is usually a description of an actual situation, commonly involving a decision, a challenge, a opportunity, a problem, or an issue faced by a person or persons in a social setup such as organization. तो केस स्टडी का मतलब ये है कि आप जो एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल सिचुएशन है, उसका एक डिस्क्रिप्शन देना। मतलब उस एक्चुअल सिचुएशन में आपके साथ क्या चैलेंजेस आई, क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, या सोशल सेटअप कैसा है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको जिस टॉपिक को दिया जाएगा, जिस बेस पे आपको जाना पड़ेगा केस स्टडी के लिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। सो इन लर्निंग with case studies the students must deal with situations described in the case। उस केस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। एग्जाम्पल इन द रोल ऑफ द डिसीजन मेकर फेसिंग द सिचुएशन। तो इसमें कह सकते हैं कि आपको मतलब डिसीजन मेकर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी उस सिचुएशन में, वो सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना रहता है। दिस मेथड हैज़ एप्लीकेशंस अक्रॉस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एक्सेट्रा, टू नेम अ फ्यू। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब एक तरह से इन सब में इसका एप्लीकेशन रहता है, इन सारी डिसिप्लिन में आप केस स्टडी कर सकते हो। एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये हो जाता है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट्स टू एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, एवेल्युएट एंड एक्सप्रेस सेकेंड रीजन्ड ओपिनियन। आप इसको एवेल्युएट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो वो सिचुएशन को, अपने जो अगर आपके रीजन्ड ओपिनियन है वो आप दे सकते हो। दूसरा ये कि इट इन्हेंसेस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये एक तरह से ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। इट इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन विच मे लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन। तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें कर सकते हो और इनोवेटिव चीज़ें आप इसमें सोल्यूशन ला सकते हो। लिमिटेशन क्या है? पहला ये हो जाता है कि इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज़ दिस मेथड एंड इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशन। क्योंकि उसमें जो हमने डिसिप्लिन अभी देखे सिर्फ उन्हीं डिसिप्लिन में आप इसको कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स में ये पॉसिबल नहीं है। अब आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस PI जिसको बोलते हैं इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड learning steps with feedback between each step. The learner gets immediately feedback after each step. तो ये एक तरह से हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है लर्निंग का, जिसमें आप देखते हो ये किस पे बेस्ड रहता है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में आपको इसमें फीडबैक दिया जाता है और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि देर इज़ रेगुलर फीडबैक इसमें, क्योंकि आप हर स्टेप में मिलते हैं फीडबैक, तो इसमें रेगुलर फीडबैक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दिस इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर एंड इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? लर्नर मोटिवेशन मे गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम।
तो इसमें कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन होता है लर्नर का वो डिमिनिश हो सकता है कुछ टाइम में। अब आता है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं PSI। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर all subject matters except where the students are to select the content. Learners must achieve mastery of a series of written mastery units assisted by teachers, proctors and enriching lectures before proceeding to the final test. PSI consists of 5 basic elements to this one. तो इसमें क्या होता है, can be used for all subject matter, ठीक है। और इसमें जो टीचर्स होते हैं या प्रॉक्टर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मतलब पूरी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। एक रिटन मास्टरी यूनिट्स के बेस पे आप चले जाओगे। तो एक तरह करना चाहिए कि पहला तो ये कि मास्टरी प्लानिंग है ये, ठीक है। मास्टरी लर्निंग, आप मास्टर हो जाते हो उसमें लर्निंग में। सेल्फ पेसिंग होता है, स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल लिखने में आपको, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, प्रॉक्टर्स, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स इसके। और इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंटेंट्स दैट आर यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल। और ये एक तरह से एक रिटन मटेरियल के थ्रू आप कैसे अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं, ये बहुत एक कहना चाहिए बेस्ट वे होता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग, इट फैसिलिटेट्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग। लिमिटेशन क्या है आपका, एक सेकेंड। सो लिमिटेशन इसमें ये है कि इट इज़ नॉट सुइटेड फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स एंड कंटेंट, तो और इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स। तो कुछ ये थे। अब आते हैं हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पे। सो जिसको हम CAL भी बोलते हैं, इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टू mediate the flow of information in the learning process. A computer has the ability to process information very quickly, accurately, and to adapt and respond to the learner's need, facilities and progress, which is much greater than the बुक और वीडियो टेप। तो कहना चाहिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो होता है ये कंसर्न करता है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू मेडिएट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। कहीं कहीं कंप्यूटर का यूज़ करके आप कैसे जो उसमें जो इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो जितनी जल्दी और बहुत अच्छे से, वो बहुत मतलब ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहलाता है, जिसमें आप कंप्यूटर का यूज़ करके चीज़ों को सीख लेते हो। सो कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी, आपको पता है कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में बहुत जल्दी, एक्यूरेटली और अडाप्ट कर लेता है, रिस्पॉन्ड करता है। जो भी आपकी नीड्स हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज है, प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हेल्प करता है। और ये जो बुक और वीडियो टेप से ज़्यादा ही मतलब एक कहना चाहिए अच्छा लर्निंग मेथड है। इसमें एडवांटेज क्या हो सकती है, पहला तो ये कि इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। इसमें मतलब आप उसको फ्लेक्सिबल है, बेटर है कंट्रोल करना। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द practicing simulation and modeling. So it can be effectively used for drilling and practicing. इसमें करना बहुत ईजी हो जाता है। लिमिटेशन क्या है, इट इज़ इम्पर्सनल एंड कॉस्टली, है ना। अब आता है ओपन लर्निंग। सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर हैज़ ओपन एक्सेस टू learning resources of pupil, material, equipment and accommodation, although regular class attendance are not necessary. There are no or minimal restrictions on admissions. तो इसमें मतलब ओपन लर्निंग में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई एडमिशन नहीं चाहिए होता है आपको। सो दिस द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। तो जैसे फेस टू फेस जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके थ्रू जो बच्चे पढ़ लेते हैं। और फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेजेस
to be developed, making use of multimedia and open learning instruction is however not suitable for the rapidly changing nature of content at this involve time, expertise and resources. तो मतलब है तो बहुत अच्छा मेथड, बट कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे तो बहुत मतलब रैपिडली चेंज, अगर आप चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट नहीं मिलेगा, टाइम एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होता है उसके लिए. सो एडवांटेज ये है कि इट एफोर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर. ये तो फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है. एक लर्नर के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मोड होता है. लिमिटेशन ये है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग साइकोमोटर एंड अफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं साइकोमोटर या अफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो आप नहीं पा सकते हो. एंड इट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज एंड हैंस. आपको बहुत सारी चीज़ मतलब टाइम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, एक्सपर्टाइज भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए आपको, एंड हैंस नॉट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट विद रैपिडली चेंज नेचर. अब आता है इंटरेक्टिव वीडियो. इंटरेक्टिव वीडियो के थ्रू भी बच्चे सीख सकते हैं. द इंटरेक्टिव वीडियो अप्रोच टू टीचिंग कैन बी एम्प्लॉयड टू अचीव कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स. इट अलाउज द लर्नर टू रैंडमली एक्सेस any piece of information and provide immediate feedback regarding the consequences of their action. तो interactive video approach क्या कहता है? Can be employed to achieve cognitive, psychomotor and affective objective. इनको हम पा सकते हैं. It allows the learner to randomly access any piece of information. ये क्या करता है, कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो. प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, आपको जल्दी फीडबैक भी मिल जाता है. रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन. द एसेंस ऑफ द इंटरेक्टिव वीडियो एक्सपीरियंस इज वीडियो सिमुलेशन विद मोर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन of real image or as possible. Advantage क्या है? Interactive video approach enhances the decision making power of the individual. and limitation क्या है? This method is time consuming and requires resources and expertise. एक आ जाता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? दिस मेथड कैन एडवोकेट बाई प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग. ठीक है, आर्मस्ट्रांग ने ये दिया था. एंड इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाई अनएडेड efforts. Thus the child becomes a discover of knowledge by developing a spirit of inquiry. The main aim of teaching by this method is not to provide much facts about science, mathematics, grammar etc., but to teach how knowledge of these can be obtained. तो ये कहना चाहिए एक तरह से ऐसा मेथड है जिसमें द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर. मतलब खुद जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उसका आंसर आप खुद से ही फाइंड आउट कर सकते हो. दस द चाइल्ड बिकम्स अ डिस्कवर ऑफ नॉलेज. तो अगर जब आप उस चीज़ को खोजते हो तो आप कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है वो बन जाता है डिस्कवर ऑफ नॉलेज बाई डेवलपिंग स्पिरिट्स ऑफ इंक्वायरी. तो कुछ इंक्वायरी करके आप उसको खुद ही खोज सकते हो. सो द मेन एम ऑफ टीचिंग बाई दिस मेथड इज़ नॉट प्रोवाइड टू सो मच फैक्ट्स. इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं कि आपको साइंस का, मैथमेटिक्स का या ग्रामर का कोई फैक्ट आपको याद करना है, बट टू टीच हाउ नॉलेज. ये सिखाता है कि आप कैसे चीज़ों को कर रहेंगे. मतलब हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी अपडाउन. कैसे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं या कैसे हम उस चीज़ को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोज सकते हैं. तो इसका एडवांटेज ये है कि सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है. दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है? नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज. ये फैक्चुअल नॉलेज को ज़्यादा ध्यान में नहीं देना रहता. अब ओके, यहाँ पे हम देख लेंगे. हो गया, चलो ये आ ही गया है तो इसको समझा देती हूँ. तो यहाँ पे हम जैसे आप सिलेबस में जाएंगे ना, आपको मिलेगा दो चीज़ें जिसमें आपको टीचर सेंटर्ड मेथड है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है. वहाँ पे मिक्स्ड जो मेथड है वो नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा सा हम देख लेंगे, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, अलग से मैंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है. तो टीचर मेथड में जैसे हमने पढ़ा है, लेक्चर मेथड पढ़ा है, टीम टीचिंग मेथड पढ़ा है और टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन पढ़ा है. लर्नर सेंटर्ड मेथड में हमने देख लिया ट्यूटोरियल के थ्रू पढ़ना, और
ट्यूटोरियल के थ्रू असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, ये हमने अभी पूरा कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी की। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, दोनों को आप मिक्स कर दो, मतलब टीचर्स के भी और लर्नर्स के भी कुछ स्ट्रेटजी को मिक्स करके इसको बनाया जा सकता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेमिनार्स हो गए, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड और वर्क, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड की, ठीक है। सो डिफरेंसेस देख लेंगे दोनों में, ऑफलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड। पहला है इट इज़ टीचर फोकस्ड। ऑफलाइन मेथड क्या होता है, टीचर फोकस्ड होता है। टीचर इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लास आप देख रहे होते तो उसमें जो फोकस रहता है वो पूरा टीचर पे रहता है और टीचर एक सेंटर कंपोनेंट की तरह काम करता है। ऑनलाइन मेथड में जबकि इट इज़ लर्नर फोकस्ड, इसमें ऑनलाइन जब चल रहा होता है कुछ तो जो लर्नर होता है उसको फोकस रहना पड़ता है। लर्नर इज द सेंटर फोकस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें कौन होता है मेन सेंट्रल फोकस, तो ये होता है लर्नर। फिर दूसरा पॉइंट कहता है लर्निंग इज़ मोर पैसिव, देर आर फ्यूअर रोल फॉर लर्नर इन द इंस्ट्रक्शन पाथ। तो ऑफलाइन में जो लर्निंग होता है वो पैसिव रहता है, जो लर्नर रहते हैं वो पैसिव वे में रहता है और इसमें कोई भी उनको बहुत कम रोल दिया जाता है कि हाँ आप ये सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। बल्कि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग इज़ मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर्स इज़ मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। फिर तीसरा पॉइंट कहता है टीचर कंसंट्रेट्स ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। इसमें टीचर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है कि आपको नॉलेज डिलीवर कर पाए और जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है उसको समझा पाए। ऑनलाइन मेथड में होता है टीचर हेल्प्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें पढ़ाया जाता है, बोल के बताया जाता है, वो वर्बल ओरिएंटेड रहता है। एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग चल रहे हैं उसी पे ऑफलाइन टीचिंग को लाया जा सकता है। ऑनलाइन टीचिंग में हम कह सकते हैं कि लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत कम ही वर्बल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स। तो इसमें बहुत अलग अलग स्टाइल से और जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करके समझाया जा सकता है। फिर है मल्टीमीडिया में भी यूज्ड। इसमें मतलब मल्टीमीडिया का यूज़ करना तो शायद ही है, बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ मेनली वर्बल। एंड इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीमीडिया तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। फिर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद दिस टेक्नोलॉजी इज़ लेस। इसमें क्योंकि ऑफलाइन है तो किसी तरह की टेक्नोलॉजी से आपका इंटरेक्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज़ मोर। फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर इज़ लेस। इसमें कम होता है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग मेथड है। ऑफलाइन में होता है लेस चांस फॉर मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग, क्योंकि उसमें सारा मतलब टीचर्स क्या होते हैं सारे कुछ बताते ही जाते हैं, तो हम ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहते और ना ही हमें जो सेल्फ लर्निंग और जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो लेस होता है। इट गिव्स लर्नर्स चांसेस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। फिर मोर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ मेथड मेक्स यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ लेस। और जबकि इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इज़ लिमिटेड, क्योंकि इसमें अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ मोर। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडीज़ फिक्स्ड। इसमें फिक्स्ड रहता है 1 घंटे या 45 मिनट, जो भी आपको टाइम देगा एक ड्यूरेशन फिक्स रहता है, बट इसमें नॉट फिक्स्ड। रिजिड इज़ इन कैरेक्टर, फ्लेक्सिबल इन कैरेक्टर। इसमें रिजिड मतलब किसी चीज़ को लेकर मतलब एक अगर टीचर बात कर रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं ही बोलेंगे, तो ये एक रिजिड कैरेक्टर में इसको कह सकते हैं कि ऑफलाइन में आप ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। बट जो ऑनलाइन मेथड होता है ये फ्लेक्सिबल इन नेचर रहता है, कभी भी पढ़ सकते हो, कभी कोई चीज़ें पॉज कर सकते हो,
या जो भी समझ में नहीं आया वो सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल फॉर्म में रहता है। डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट, इसमें ज़्यादा जो भी आपके नॉलेज के लिए और सब्जेक्ट कंटेंट होता है वही सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और इसमें ज़्यादा चीज़ें आप मतलब कर सकते हो। और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। और इसमें क्या होता है, लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। एक सेकेंड, जस्ट वेट, ओके, आई थिंक इट हैज़ completed। ओ तो कुछ ये थे दोनों में, हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो ये मेन था जिसमें हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड देख लिए। अब हमारा आता है कुछ उसमें टॉपिक्स दिए हैं, जैसे आपका मूक आ गया। मूक्स क्या है, MOOC, ठीक है। मूक मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। So MOOCs have become a popular avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skills. Instructors who are new to create MOOCs tend to focus on the use of technology features to mimic their classroom actions. While it is necessary to be aware of the technology affordance, it is important to focus the pedagogy of how to use MOOC feature effectively to foster स्टूडेंट्स इंगेजमेंट एंड लर्निंग। तो एक तरह से मूक जो है आप देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आपको सारी चीज़ें अपग्रेड की जाती हैं और इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और आपको मतलब इसके लिए ये चाहिए कि आपको जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान हो, तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो M का मतलब है यहाँ पे मैसिव, O का मतलब है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो याद रखना फुल फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस लर्नर सेंट्रिक मूक। LCM यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है लर्नर सेंट्रिक मेथड, मतलब लर्नर सेंट्रिक मूक मॉडल एंड हाउ टू अप्लाई इट टू क्रिएट इफेक्टिव मूक। तो पहले तो इंटेंडेड ऑडियंस होना चाहिए। इंटेंडेड ऑडियंस मतलब टीचर्स, मूक क्रिएटर्स, ये लोग और इंटेंडेड ऑडियंस हैं। कोर या इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव इसमें देख सकते, इलेक्टिव है PG UG, तो ये PG के लिए है मूक, ठीक है। एंड प्री रिक्विजिट ये नन। इंडस्ट्री सपोर्ट क्या है, कंपनीज क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज, जो L&D L&D है ट्रेनिंग के लिए, डिविजन्स इन कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। फिर आ जाता है स्वयं इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। It was designed to achieve the 3 cardinal principles of education। इसमें 3 cardinal principles हैं, access, equity and quality। The main objective of this program is to take the best optimal teaching learning resources to all, including the most disadvantaged section of the society. Swayam seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy। तो कहीं ना कहीं जो स्वयं है एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसका 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं वो है आपका एक्सेस कर पाना, इक्विटी रखना और क्वालिटी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टेक द बेस्ट ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, सबके लिए एक बहुत अच्छा एक बेस्ट ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करना इसका मेन मोटो है, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हर जगह पे आप इसका यूज़ कर सकें। और स्वयं सिक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, और एक तरह से एक कहना चाहिए हर एक बच्चों तक एक पुल की तरह काम करना है, हर एक बच्चों तक वो पहुंचा जा सके जो भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सो द मेन डिटेल ऑफ स्वयं, ओके। सो नेक्स्ट इज़ देखिए स्वयं को कैसे हम बोल सकते हैं, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। स्वयं का फुल फॉर्म देख लेंगे। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी, S फॉर स्टडी, W फॉर वेब्स,
वेव्स ऑफ ए फॉर एक्टिव लर्निंग एंड वाई फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, तो याद रखना फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब आ जाता है उसी का एक और रूप है स्वयं प्रभा। द स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ जो 32 DTH चैनल devoted to telecasting of high quality educational program on 24/7 basis using the GSAT 15 सैटेलाइट। तो स्वयं प्रभा क्या है, एक 32 DTH चैनल है जिसमें आपको टेलीकास्टिंग होती है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जो कि 24 घंटे मतलब 24/7 मतलब पूरे 24 घंटे चलता है, 7 दिनों पूरे वीक के। तो इसमें बेसिस जो है वो GSAT के थ्रू, जो ग्लोबल सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट 15 के थ्रू ये टेलीकास्ट होता है। एवरी डे देयर विल बी अ न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। इसमें क्या होता है, डेली क्या होता है, 4 घंटे का एक नया कंटेंट होता है, विच वुड बी रिपीटेड 5 more टाइम्स, जो कि 5 बार उसी को रिपीट किया जाता है। अलाउइंग द स्टूडेंट टू चूज़ द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। तो इसमें क्या होता है, एक ही चीज़ आपको देखो, एक न्यू कंटेंट 4 घंटे का डला, उसी को 5 बार रिपीट करेगा, तो एक बच्चों के लिए कन्वीनियंस के हिसाब से वो कभी भी अगर उनको जब भी टाइम मिलता है आप उस हिसाब से क्लास कर सकते हो। So allowing the student to choose the time of their convenience. The channel are uplinked with Visaj Gandhinagar. The content are provided by NPTEL के द्वारा ये प्रोवाइड होता है, IITs के थ्रू, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS। द इन्फ्लिवनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। और इसमें जो इन्फ्लिवनेट है वो मेन पोर्टल को मेंटेन करता है। सो द DTH चैनल शैल कवर द फॉलोइंग। क्या क्या कवर करता है, पहला चीज़ ये कवर करता है हायर एजुकेशन। सो करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. All courses would be certification ready in their detail offering through Swayam. The portal, the platform being developed for offers in ऑफरिंग मूव्स कोर्सेज। तो ये सारी चीज़ हायर एजुकेशन की आप जब बात करते हो तो UG PG में फोकस करता है ये। और UG PG में जितने भी इसमें हमने देखे हैं कोई भी डिसिप्लिन्स में सारी चीज़ें आपको इसमें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा तो ये कि स्कूल एजुकेशन, ठीक है, अभी हायर एजुकेशन था, दूसरा स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल के लिए भी है। दीज आर बेसिक मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ फॉर आवर चिल्ड्रन टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट्स इन बेटर मैनर। तो कैसे वो अपने सब्जेक्ट को एक बेटर मैनर पे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स लर्नर्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू गेट एडमिशन इनटू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। तीसरा, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रॉड। फोर्थ पॉइंट इज assist स्टूडेंट्स क्लास 11th and 12th प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये सारी चीज़ें स्वयं प्रभा के द्वारा सिखाई जाती है। तो मेन जो हमारा सिलेबस हम मतलब कवर कर चुके हैं, जो सिलेबस में था टॉपिक्स, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ी सी पेशेंटली देख लेना वीडियोस को, क्योंकि थोड़ा बड़ा तो है ही, बट जो टॉपिक है वही मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको देख लेंगे, और बहुत ईजी वे में है तो समझना। सो प्लीज़ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन चाहिए है, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दे, मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।